जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि जनसंख्या, संगठन एंड संरचना। दोस्तों इस चैप्टर का जो है यह वीडियो पार्ट 2 होने वाला है और इस वीडियो में जो है जितने भी आपके थ्योरी है उन सभी को जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। दोस्तों चलिए देख लेते हैं जो भी आपके टॉपिक जो है बचे थे, आपने जो है देखा था उसमें जो है आपको बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी तिथियां थी यानी कि जितने भी आपका लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार, उन सभी चीजों के बारे में हमने जो है बात किया था। 2011 की जनगणना जो है अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि वो कितनी है, यानी कि निम्न लिंगानुपात है भारत में। 2001 में भी जो है निम्न लिंगानुपात है, तो आज भी देखें तो भारत में निम्न लिंगानुपात ही है। तो औसत लिंगानुपात अगर देखें, विश्व की औसत, विश्व में लिंगानुपात की बात करें तो विश्व में जो औसत लिंगानुपात है वो क्या है, 100 महिला पर 102 पुरुष, यानी कि निम्न लिंगानुपात है विश्व में भी। यानी महिला की जनसंख्या अगर कम हो रहा है, पुरुष की जनसंख्या अगर बढ़ रहा है, मतलब कि लिंगानुपात क्या है, कम है। तो औसत लिंगानुपात क्या है, निम्न है विश्व में। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर बात करें तो कहां है, सर्वाधिक लिंगानुपात लैटविया नाम का एक देश है, जहां पे क्या है 100 महिला पर 85 पुरुषों की संख्या है, यानी कि पुरुषों की संख्या यहाँ पे कम है, महिला की संख्या अधिक है। तो महिला की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे लिंगानुपात क्या है, अधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछा जाए कौन सा देश है तो लैटविया, और अगर महादेश पूछा जाए तो यूरोप, और निम्न लिंगानुपात वाला महादेश पूछा जाए तो एशिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर देश पूछा जाए न्यूनतम लिंगानुपात वाला तो वो है यूएई। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 महिला पर 311 पुरुष है, 100 महिला पर 311 पुरुष है, और इसका कारण यह है कि यहाँ पे चयनित प्रवास ज्यादातर होता है। पुरुषों का चयनित प्रवास यूएई में बहुत ज्यादा, यहाँ पे पुरुषों का चयनित प्रवास होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जो है आके पुरुष बसते हैं। तो इस वजह से जो है क्या होता है, यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या बढ़ गई जबकि महिलाओं की जनसंख्या घट गई, यानी कि निम्न लिंगानुपात वाला अगर देश की बात करें तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे क्या है 100 महिला पर 311 पुरुष है। उसके बाद एशिया देखते हैं, एशिया में निम्न लिंगानुपात वाला क्षेत्र कौन कौन सा है। तो एशिया में निम्न लिंगानुपात वाला क्षेत्र जो है आपको पता ही है कि एशिया निम्न लिंगानुपात वाला महादेश में आता है। तो वहां जितने भी क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र है जो कि आपको याद रखना है। भारत तो है ही, पाकिस्तान, चीन, रूस, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, तो इस चीजों को जो है आपको याद रख लेना है। उसके बाद अनुकूल लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रतिकूल लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसको हम लोग टॉपिक वाइज समझते हैं। देखिए अनुकूल लिंगानुपात क्या होता है, ऐसे देशों में जो है स्त्रियों की स्थिति जो है वो अच्छी होती है, यानी जहां स्त्रियों की स्थिति अच्छी है वहां अनुकूल लिंगानुपात है, और जहां स्त्रियों की अच्छी स्थिति नहीं है वहां प्रतिकूल लिंगानुपात है। तो अनुकूल और प्रतिकूल को आप जो है समझ गए होंगे। अनुकूल और प्रतिकूल बहुत ही मतलब शॉर्ट तरीका था एक तरह से, जहां पे स्त्रियों की स्थिति जो अगर अच्छी है तो अनुकूल लिंगानुपात, और अगर अच्छी नहीं है तो प्रतिकूल लिंगानुपात वहां पे है। उसके बाद अगर देखें जनसंख्या संगठन क्या है, पहले जनसंख्या संगठन समझ लेंगे। और ये जनसंख्या संगठन तो हालांकि पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जनसंख्या संगठन का जो प्रमुख सूचक होता है वो होता है आयु संरचना, यानी आयु संरचना के आधार पर जो है हम लोग जनसंख्या संगठन को अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आयु संरचना क्या होता है, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। आयु संरचना किसे कहते हैं, आयु संरचना क्या होता है, विभिन्न आयु वर्ग में, विभिन्न आयु वर्ग यानी कि 0 से 14 वर्ष या फिर 59 वर्ष, 60 वर्ष, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो आयु वर्ग उसी में आएगा। आयु वर्ग में हालांकि 3 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग? 3 वर्ग। एक होता है 0 से 14 वर्ग, एक होता है 15 से 59 वर्ष, और एक होता है 60 से प्लस वर्ष। ठीक है, इसको बाद में समझेंगे, लेकिन हाँ विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करना ही आयु संरचना कहलाता है। विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, आयु संरचना। विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या यानी स्त्री व पुरुष की संख्या को प्रदर्शित करना ही आयु संरचना कहलाती है। क्लियर है? अब देखिए आयु संरचना जो होता है उसको कुल 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका 0 से 14 वर्ग के जितने भी बच्चे आते हैं 0 से 14 वर्ष, उसको बोलते हैं आश्रित जनसंख्या। क्या बोलते हैं? आश्रित जनसंख्या, क्योंकि ये खुद से कमा करके जो है नहीं खा सकते, यानी खुद से जो है अपने जीविकोपार्जन ये नहीं कर सकते। तो 0 से 14 वर्ष में जितने भी बच्चे आते हैं वो होता है आश्रित जनसंख्या देश का। क्या होता है? आश्रित जनसंख्या। इस पे देश का विकास कोई भी निर्भर नहीं करता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं ये चिल्ड्रन एज हो गया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोल सकते हैं आप बच्चे की जनसंख्या, बच्चे की संख्या, ये बच्चे की गिनती में आता है ये वर्ग। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आयु वर्ग आता है वो आता है 15 से 59 वर्ष। यही वर्ष होता है जिसमें कि व्यक्ति जो है अपनी कमाई से जो है अपने देश का विकास एवं खुद का विकास एवं परिवार का जो है और समाज का विकास जो है वो कर सकता है। तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। क्या बोलते हैं? कार्यशील आयु वर्ग। क्या बोलते हैं? कार्यशील
आयु वर्ग, कार्यशील आयु वर्ग, क्योंकि यही वर्ग ऐसा होता है जिसमें कि लोग जो है मतलब इसी वर्ष में जो है, इसी को बोलते हैं युवा पीढ़ी वर्ग। क्या बोलते हैं? युवा पीढ़ी वर्ग, युवा वर्ग इसी को बोल सकते हैं आप, युवा वर्ग। और इसी आयु वर्ग पे जो है क्या है कि देश के आर्थिक विकास का रीढ़ टिका हुआ है। यानी कि देश के आर्थिक विकास का रीढ़ किस वर्ग को कहा जाता है? तो 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को जो है देश के आर्थिक विकास का रीढ़ कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 15 से 59 वर्ष की आयु के जितने भी युवा युवती हैं उनको जो है क्या कहा जाता है? देश के आर्थिक विकास का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 60 से प्लस वर्ष, ये 60 से प्लस आ जाएगा तो वो सिर्फ जीवित रहता है, लेकिन वो देश का विकास के लिए कोई काम नहीं कर सकता है। तो ये भी जो है आश्रित जनसंख्या में एक तरह से आ जाता है, आश्रित जनसंख्या, या फिर बोल सकते हैं बुजुर्ग जनसंख्या। क्या आ जाता है? ये बुजुर्ग जनसंख्या इसमें आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कुल 3 वर्गों के बारे में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आयुलिंग पिरामिड। ये दोनों आपके बराबर एग्जाम में बनते रहते हैं। आयुलिंग पिरामिड समझिए क्या होता है। जैसे आपने आयु संरचना में क्या पढ़ा कि विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की जनसंख्या का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? अलग अलग, यानी स्त्री और पुरुष को हम अलग अलग अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो आयुलिंग पिरामिड कहलाएगा। कैसे? विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष व महिला को अलग अलग संख्या को ही, विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष व महिला की अलग अलग संख्या को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? आयुलिंग पिरामिड कहलाता है। विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या को, पुरुष एवं महिलाओं की अलग अलग संख्या को ही हम लोग जो है आयुलिंग पिरामिड कहते हैं। विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष व महिला की अलग अलग संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग? आयुलिंग पिरामिड कहते हैं। अब ये आयुलिंग पिरामिड जो होता है इसकी आकृति पे जो है इसकी विशेषता दर्शाई जाती है। यानी इसका जैसा आकृति होगा आयुलिंग पिरामिड की, जहां की जैसी आकृति होगी वहां का जो विशेषता है, जनसंख्या की जो विशेषता है उस बात को ये दर्शाता है। जैसे कहीं पे आपको जो है त्रिभुजाकार देखने को मिलता है, तो त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा मतलब आधार क्या होगा? चौड़ा होगा। और जहां पर आधार चौड़ा है मतलब कि जनसंख्या वहां पे क्या है? अधिक है। आयुलिंग पिरामिड वहां पे क्या है? अधिक है। और जहां पे आधार जो जो सिकुड़ता हुआ दिखेगा समझ लीजिए वहां पे जनसंख्या क्या है? घट रही है, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं जनसंख्या वहां पे कम निवास कर रही है, या फिर एक समान स्तर पे निवास कर रही है। लेकिन अगर त्रिभुजाकार है मतलब कि उसका आधार क्या है? चौड़ा है, मतलब कि वहां पे जनसंख्या विस्तारित हो रही है। ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ये वाला आधार जो दिख रहा है ये घंटी आकृति का दिख रहा है, और ये घंटी नुमा आकृति का आधार जो है आपको ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश आप सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया देश जो है, ऑस्ट्रेलिया नाम का देश जो है वहां की आयुलिंग के पिरामिड की जो आकृति है, ऑस्ट्रेलिया में आयुलिंग पिरामिड की आकृति जो है वो घंटी नुमा है। कैसा है? घंटी नुमा। ऑस्ट्रेलिया में आयुलिंग पिरामिड की आकृति आपको घंटी नुमा देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं और बराबर बनते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में आयुलिंग पिरामिड की आकृति जो है वो घंटी नुमा है। ठीक है। उसके बाद आपको जो है आयुलिंग पिरामिड में जो है महिलाओं को किस तरफ दर्शाते हैं, पुरुषों को किस तरफ दर्शाते हैं? तो महिलाओं को जो है आपको दर्शाया जाता है दाईं तरफ, जबकि पुरुषों की संख्या को जो है आपको बाईं तरफ दर्शाया जाता है। यानी पुरुषों की संख्या को बाईं तरफ और महिलाओं की संख्या को दाईं तरफ दर्शाया जाता है। किसमें? आयुलिंग पिरामिड में। ठीक है। यहां तक तो ये था आपका कुछ टॉपिक, इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगला टॉपिक को हम लोग जो है कवर कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है जनसंख्या पिरामिड के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या पिरामिड का प्रकार आप अगर देखें, जनसंख्या पिरामिड का जो है टोटली 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा? एक होता है विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, एक होता है स्थिर जनसंख्या पिरामिड, और एक होता है घटती या फिर ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। आप एक एक करके इस चीज को समझिए। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जहां पे विशाल जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। जहां पे जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा विशाल क्षेत्र में जो है जनसंख्या फैला हुआ है उसे हम लोग जो है विस्तारित जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। और इसका आधार जो होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। इसका आधार कैसा होता है? चौड़ा होता है। और जब इसका आधार चौड़ा होगा तो आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार होगी। अभी बताए थे आपको जनसंख्या पिरामिड की आकृति जहां त्रिभुजाकार होगा मतलब कि वो विस्तारित जनसंख्या पिरामिड में आएगा, यानी वहां पे जनसंख्या क्या रहेगा? ज्यादा फैला रहेगा। जैसे अगर देखें उदाहरण, यानी कि जहां पे त्रिभुजाकार आकृति है जनसंख्या पिरामिड का, वो हो गया नाइजेरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। उदाहरण के तौर पर आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। दूसरा है आपका स्थिर जनसंख्या पिरामिड। अब ये स्थिर जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जहां पे जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या है? बराबर है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड मतलब क्या? जहां पे जनसंख्या ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, या फिर जो है वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, उसी को स्थिर जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। वही हो गया यहाँ पे लगभग बराबर होती है, उसे स्थिर जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जहां जन्म दर व मृत्यु दर लगभग बराबर होती है या फिर स्थिर हो जाती है,
इसी जनसंख्या पिरामिड को जो है स्थिर जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। और इसकी आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार की तुलना में यानी विस्तारित की तुलना में जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसका आधार आकृति। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया की आकृति आयुलिंग पिरामिड की कैसी है, तो घंटी नुमा है। कैसी है, घंटी नुमा। उसके बाद तीसरा है आपका घटती या फिर ह्रासमान जनसंख्या। अब ये घटती या फिर ह्रासमान जनसंख्या क्या है, तो घटती या फिर ह्रासमान जनसंख्या जहां पे जनसंख्या घट रही है ना कि बढ़ रही है, यानी जहां पे जन्म दर क्या है, निम्न है, और मृत्यु दर क्या है, उच्च है। मृत्यु दर उच्च, जन्म दर जो है नीच है, यानी कि निम्न है। तो वहां जो है वो कैसा जनसंख्या पिरामिड हो जाएगा, ह्रासमान या फिर घटती जनसंख्या पिरामिड। तो ये जैसे उदाहरण के तौर पे जापान देख सकते हैं, अभी जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है, तो फिर भी जो है वहां पे जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। वहां जो जनसंख्या पिरामिड है वो कैसी है, तो ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड है। उसके बाद एक टॉपिक है आपका साक्षरता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साक्षरता। भाई कहते किसे हैं, देखिए ये जो है साक्षरता को जो है कई तरह से अगर देखें, साक्षरता का मूल शब्द माना जाता है, कहता है पढ़ने लिखने से। मेन इसका जो है तात्पर्य, साक्षरता का मेन तात्पर्य है पढ़ने लिखने से। कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो उसे जो है साक्षरता कहता है कि भाई ये साक्षरता है, यानी साक्षरित है ये, समझ रहे हैं। उसी तरह से जो है हर देश इस चीज को अलग अलग तरह, कोई देश कहता है कि भाई कोई पीएचडी करेगा तब जाके हम इसको साक्षर का डिग्री कहेंगे, इसको तब कहेंगे हम साक्षर है ये। कोई कहता है नहीं भाई ये खाली मैट्रिक पास हो जाएगा तो इसको कहेंगे हम साक्षर है। कोई कहेगा नहीं इंटर पास हुआ है तब जाके हम कहेंगे साक्षर है। कोई कहता है नहीं भाई इसको आईआईटी करवाओ तब जाके इसको हम साक्षर मानेंगे। तो भारत का क्या है, आप भारत का जानिए, क्योंकि भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, तो भारत का जानिए। भारत में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम लिख लेता है, भारत में कोई नागरिक अगर अपना नाम लिख लेता है और उसे पढ़ लेता है तो इसी को हम लोग साक्षर व्यक्ति कहते हैं। यानी यही भारत की मान्यता अनुसार क्या है, साक्षरता है। वही तो हम यहाँ लिखे हैं, भारतीय मान्यता अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखकर पढ़ ले उसी को हम लोग साक्षर कहते हैं या फिर मान लिया जाता है। साक्षरता समझ में आ गया होगा। व्यावसायिक संरचना क्या होता है, देखिए व्यावसायिक यानी व्यवसाय करने वाली जो आयु संरचना है, तो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपने कार्य में लगे रहते हैं। आपको बताए थे कार्यशील जनसंख्या जो है वो कौन है, तो 15 से 59 वर्ष। तो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपने कार्य में लगे रहते हैं और वो अपना जीविकोपार्जन के लिए यानी जीवन जीने के लिए, जो जीवन में जो खाना पीना खाते हैं आपने वो तो वही जीविकोपार्जन हो गया। तो जीवन जीने के लिए जो है वो अपना काम करते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं, इसी को जो है व्यावसायिक संरचना कहते हैं। फिर से ध्यान से पढ़िए इसको, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपने कार्य में लगे रहती है और अपना जीविकोपार्जन करते हैं, इसे हम लोग जो है व्यावसायिक संरचना कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से डेफिनेशन दिए हैं, ठीक। उसके बाद विभिन्न क्रियाएं, इसको हालांकि अभी आगे जाके भी पढ़ेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पढ़ सकते हैं। विभिन्न क्रियाएं जो है वो कई प्रकार के हैं, तो हम जो है टोटल 4-5 क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ आपको 3 ही पढ़ना है। एक हो गया प्रथम क्रिया, क्या हो गया, प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, एक है आपका तृतीय क्रिया। प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। प्रथम क्रिया में क्या आएगा आपका, प्रथम क्रिया में आपका आएगा कृषि क्षेत्र। क्या आएगा, कृषि क्षेत्र, वैसा कार्य क्षेत्र जिसमें हम लोग कृषि, खनन और आखेट, शिकार वगैरह ये सब करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम क्रिया क्षेत्र। क्लियर है। द्वितीय क्रिया क्षेत्र में क्या आएगा, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग धंधा जिसमें लगेगा, उद्योग सामान खुलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेंगे, यानी कंपनी में कोई काम कर रहा है, यानी औद्योगिक सामग्री कोई चीज इकट्ठा कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, यानी उद्योग मेनली आएगा इसमें। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र मतलब क्या, तो जैसे आप देखिए अभी आप मोबाइल से साधन से जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक साधन है कि नहीं, तो साधन यानी कि सेवा मिल रहा है आपको, तो सेवा मिल रहा है जिस वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र। तो संचार साधन जैसे हो गया, मोबाइल टेलीफोन हो गया, बहुत सारा इसका उदाहरण है आपका आदि, बहुत सारा इसका, जैसे गाड़ी से आप कहीं जा रहे हैं तो सेवा तो प्रदान हो रहा है आपको। तो ये तृतीय, द्वितीय, प्रथम, हालांकि चैप्टर भी आगे है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, तो चैप्टर में ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे पूरा। तो ये चैप्टर आपका जो है खत्म हुआ, लेकिन हाँ ये देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, 183 दिन से कम कार्य अगर कोई मजदूर करता है तो उसको हम लोग सीमांत श्रमिक कहते हैं। 183 दिन से, एक वर्ष में 183 दिन से कम अगर कार्य कर रहा है कोई मजदूर, उसको हम लोग सीमांत श्रमिक कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो है चैप्टर 3 यानी कि जनसंख्या, संगठन व संरचना, ज्योग्राफी का 12th क्लास ज्योग्राफी का जो है चैप्टर यानी थ्योरी आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन आपको जो है जल्द ही वीडियो आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।